चलो यार बच्चों ध्यान देना अच्छे से। सीएस एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा और रियल लाइफ के अंदर में भी काम आएगा। राइट, आज तक जो हुआ बोनस यहां से अच्छे से पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना है। एफएम के अंदर में फॉर्मूला सभी ने लिखना है, समय समय पे फॉर्मूला रिवाइज करना है और हर दिन एफएसएम के 10-10 एमसीक्यू सॉल्व करो, ये टारगेट रखो। हर दिन 10-10 एमसीक्यू सॉल्व करने का टारगेट रखना है बेटा, है ना। बस ये 10-15 एमसीक्यू सॉल्व करने का टारगेट रखो एफएसएम का, आराम से पूरा सब्जेक्ट होता है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एग्जाम में ऐसा समझो कम से कम 8 से 10 नंबर के एमसीक्यू इसके ऊपर आने वाले बेटा। राइट, तो चलो आगे बढ़े हम लोग। आ जाओ यो 8 से 10 नंबर के एमसीक्यू। जी हाँ, एक्सरसाइज मेरी बहुत फटाफट से हो जाती है। देखो तो जरा, मैंने भी आपको एक्सरसाइज करके बताई थी ना। देखो 99, 100, 101 कितने सारे मैंने अभी क्या कहते हैं उसको, पुशअप। क्या चिराग सर को पूछना पड़ेगा इसका नाम क्या है। तो चल आ जाओ यार, अच्छे से ध्यान देना। लाइक लोग मजे लेते रहते। तो आ जाओ, लिखो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सारी चीजें अच्छे से लिखना है, जहां भी डाउट आए वहां मुझे पूछना है। डन। सो लिखना है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स यो अनमोल सिंह बिल्कुल सही बोला बेटा, बहुत पतले लग रहे हो, पतला लग रहे हो सही में। थैंक यू यार सिमरन, तू ही मेरी दोस्त है, बाकी सब ना साले मेरे को मोटा मोटा बोलते रहते। सो आ जाओ यो गायत्री, ध्यान दे बेटा। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले तो मीनिंग से स्टार्ट करूंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली होता क्या है ना। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड्स, छोड़ो ना फंड्स नहीं बोलूंगा, कैपिटल, कैपिटल रेस करती है। अब वो कैपिटल कोई भी हो सकता है, ओन फंड भी हो सकता है ओन कैपिटल, और लोन कैपिटल भी हो सकता है लोन फंड। जैसे किसी बिजनेसमैन ने बैंक से लोन लिया 10 करोड़ रुपए का, लोन कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, यस और नो। उस बिजनेस के ओनर ने धंधे में पैसा लगाया, ये ओन कैपिटल, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कहीं से भी फंड्स रेस करो, आप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कहीं से भी फंड्स रेस करो। मुन्ना सारी चीजें प्लीज लिखना है और अच्छे से ध्यान देना है सब लोग बेटा, प्लीज गाइस ध्यान देना, और जहां भी डाउट आया वहां पूछना है मुन्ना, ठीक है। तो आप बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कहीं से भी फंड्स रेस करो, आप बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कहीं से भी कैपिटल रेस करो, लेकिन जब भी आप कैपिटल रेस करते हो तो उस कैपिटल को रेस करने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट होती है। उस कैपिटल को रेस करने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट लगती है, यस और नो। उसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बात समझ में आई सभी को, सब लोग साथ में। सो लिखना है बेटा सभी ने। तो टू रेज कैपिटल वी नीड टू इनकर कॉस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब चाहे कैपिटल आप कैसे भी रेस करो, चलो मुझे फटाफट से एग्जांपल दो, है ना। कैपिटल कहां कहां से रेस कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए। हाँ मुन्ना फटाफट से, कैपिटल कहां कहां से रेस कर सकते हैं, वन बाय वन। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं। एग्जांपल, कैपिटल कहां से रेस कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स वन एंड सेम थिंग, वेरी गुड बेटा। इक्विटी शेयर्स इशू करके, लोन लेकर के, बिल्कुल सही है, लोन फ्रॉम बैंक, यस। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके, यस और नो। या फिर किसी बिजनेसमैन के ओन फंड से, ओन फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ जाएंगे। बिजनेस का पुराना बचाया हुआ प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग। आप सभी लोग जानते हो बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट अर्न करते हैं, अगर कंपनी है तो प्रॉफिट अर्न करती है, और उस अर्निंग को कंपनी डिविडेंड बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आपको समझाने के लिए, कंपनी ने अर्निंग अर्न किया बेटा टोटल 100, उसमें से 70 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 30 क्या हो गया, रिटेन्ड अर्निंग। 30 क्या हो गया, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग कहां दिखेगा आपको, रिजर्व्स और सरप्लस में। जी हाँ बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया सभी ने।
ये इतने सारे रास्ते हैं कैपिटल रेस करने के लिए, बरोबर है। अब ये जितने भी रास्तों से आपने कैपिटल रेस किया, क्या ये फ्री फंड में मिलता है क्या, कि इसके लिए कुछ कॉस्ट लगती है? जी हाँ बेटा अदिति, बिल्कुल सही बोला आपने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये देखो मैंने यहां पे लिख दिया रिटेन्ड अर्निंग। अब ये जितने भी जगह से हमने फंड्स रेस किए, क्या इसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है आप लोगों को? क्या किसी को ऐसा लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में और फ्री फंड में श्रीखंड मिलने वाला है कहीं पे? नो। जब कभी भी आप कहीं ना कहीं से कैपिटल रेस करते हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको लगने वाली है, वो कॉस्ट आपको सामने वाले को पे करना पड़ेगा। चलो फटाफट से बता दो कॉस्ट कौन कौन सी लगने वाली है बेटा, यहां पे बता दो। इस केस में कॉस्ट, डिबेंचर्स के केस में कॉस्ट क्या लगेगी, जल्दी जल्दी से? इंटरेस्ट। बॉन्ड्स के केस में क्या लगेगी कॉस्ट? इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर्स के केस में कॉस्ट क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड देना पड़ता है ना शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर रेस कर दिया तो इक्विटी शेयर से हमने पैसा रेस करने के बाद में जो भी कैपिटल आया, बदले में इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या उम्मीद होती है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है? डिविडेंड। डिविडेंड देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक से लोन लिया, क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या देना है? प्रेफरेंस डिविडेंड। ओन फंड और रिटेन्ड अर्निंग की कोई कॉस्ट होती है क्या? यस और नो में जवाब चाहिए। ओन फंड मेरा खुद का बचाया हुआ पैसा या मेरा खुद का पुराना वाला पैसा, मेरा खुद का बैकडेटेड प्रॉफिट है, पास्ट में मैंने प्रॉफिट अर्न किया था, वो प्रॉफिट मेरे पास अक्यूमुलेटेड है, बचा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग है, रिजर्व सरप्लस में बैलेंस है, ओन फंड है, इसकी कोई कॉस्ट होती है क्या? यस और नो। एक बच्ची बोल रही है नो। नो। ओके सोनम, मिताली, नो, ओन फंड्स की कॉस्ट नहीं होती है। ओके, तो जब ओन फंड्स की कॉस्ट नहीं होती है तो आप ओन फंड को कहीं इन्वेस्ट करते समय इतना दिमाग क्यों लगाते? किसी भी रेट में इन्वेस्ट कर दो ना। लाओ आपके ओन फंड मुझे दे दो 2% पर एनम के रेट से, उसकी तो वैसे भी कॉस्ट नहीं है, जीरो। मैं आपको कितना दे रहा हूं? 2% एक्स्ट्रा ही दे रहा हूं। देते हो क्या मुझे? बोलो ना। जो बच्चों का ऐसा बोलना है सर ओन फंड्स की कोई कॉस्ट नहीं है, आज मेरे पास बैंक में 1.5 करोड़ रुपए पड़े, वो 1.5 करोड़ की कोई कॉस्ट नहीं, आपका यही बोलना है ना? मेरा कमाया हुआ 1.5 करोड़ मेरे पास में पड़ा है, ओन फंड है, रिटेन्ड अर्निंग है, और आप बोल रहे हो कि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो लाओ मुझे दे दो 2% से, वैसे भी उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, मैं तो आपको 2% दे रहा हूं, दोगे क्या आप? तो कहने का मतलब ये होता है कि ओन फंड्स की भी कॉस्ट है। क्या कॉस्ट है? नाम बताओ उसका, मैंने बताया हुआ है आपको, इसके पहले डिस्कशन किया हुआ है। हम लोग बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये टॉपिक देख रहे हैं। जब कभी भी बिजनेस के अंदर में कहीं से हम लोग कैपिटल रेस करते हैं, तो कैपिटल रेस करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर में इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, टर्म लोन, ओन फंड, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब कुछ आ जाता है और इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ओन फंड। मेरे पास आज 1.5 करोड़ रुपए पड़ा है, वो ओन फंड है। अब अगर मैं बिजनेस में उसे लगाऊंगा तो मैं क्या सोचूंगा, काश ये 1.5 करोड़ कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे 10% मिलता, लेकिन मैं बिजनेस में लगा रहा हूं तो मैं उम्मीद करूंगा ना मिनिमम 10% तो मिलना चाहिए, तो हो गई उसकी कॉस्ट। ओन फंड की भी कौन सी कॉस्ट होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दो, इस कॉस्ट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन आप भूल रहे हो मेरे बच्चों, ये एफएम सब्जेक्ट है, फिनेंशियल मैनेजमेंट। यहां पे हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के काफी सारे डिसीजंस लेना है, और जब भी हम लोग देखते हैं कि बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है, कंपनी को 50 करोड़ की जरूरत है, तो कंपनी ने डिबेंचर से रेस करना चाहिए कि इक्विटी शेयर से रेस करना चाहिए? बरोबर है। कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर में देखा था बेटा, कहां से रेस करना चाहिए, डिसीजन लेना पड़ता है। तो जहां पे आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी हम लोग वहां से कैपिटल रेस करेंगे, और जहां पे आपके रिटर्न्स ज्यादा रहेंगे और कॉस्ट कम रहेगी, रिटर्न्स ज्यादा रहेंगे कॉस्ट कम रहेगी, वहां से रेस करेंगे।
तो बात चल रही थी ओन फंड्स की। सो ओन फंड्स भी अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूं तो मेरी कुछ ना कुछ उम्मीद होती है, और मैं सोचता हूं काश ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया रहता तो मुझे कितना मिलता, एटलीस्ट उतना यहां से मिलना चाहिए। तो हो गया ना, जहां पे हम लोग पैसा लगा रहे वहां से हम लोगों की एक्सपेक्टेशन आ गई, कितनी आनी चाहिए, इतनी, ताकि मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो उतना जो मुझे मिलता उतना कवर हो जाना चाहिए। सो ओन फंड्स की भी कौन सी कॉस्ट होती है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे एक बार पहले बता दो, राइट। उसके बाद ध्यान देना, लिख लिया बेटा सभी ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात चल रही है बेटा, राइट। चलो यार मुन्ना ध्यान देना अच्छे से, आ जाओ सब लोग। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात चल रही थी, ये तो बात समझ में आ गई कि आप कहीं से भी कैपिटल रेज करो, चाहे ओन फंड हो चाहे लोन फंड हो, खुद का हो चाहे बाहर का लिया हो, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर होने वाली है ना। मैंने आपको हर एक कॉस्ट का यहां पे एक्सप्लेनेशन लिख करके दे दिया है ना, लिखा बेटा सभी ने, सब लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हो। सो कैन आई से, क्या इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिखो मेरे साथ साथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, लिखना है सभी ने, दैट, मुन्ना प्लीज लिखो, इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट फर्म must earn so that, लिखो, it will maintain the market value of shares, so that it will maintain the market value of shares. So can I say कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो हर फर्म ने कम से कम इतना तो अर्न करना ही पड़ेगा। सर अगर इतना अर्न नहीं किया तो फिर तो ये तो ऐसी बात हो जाएगी, आप फंड्स रेस कर रहे हो 9% के रेट से और आपका अर्निंग है 8%, आप तो घाटे का धंधा कर रहे हो। फिर आपका टर्नओवर 5,000 करोड़ का भी है तो भी आप लॉस में हो, फिर आपका टर्नओवर 5,000 करोड़ का भी है तो भी आप लॉस में हो। तो मिनिमम आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के उतना तो अर्न करना ही पड़ेगा, यस और नो। ये बात समझ में आई, लिखा बेटा सभी ने। ये आपकी वो मिनिमम कॉस्ट है जो आपको अर्न करनी ही होगी। अगर आपने इतना अर्न नहीं किया, इफ यू आर अर्निंग रेट इज लेस देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुन्ना लिख बेटा, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, देन यू विल बी इन लॉस। डन, आप लॉस में रहने वाले हो अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के उतना अर्न नहीं किया तो, यस और नो, क्लियर, पक्की बात, यस और नो। सर यहां पे टू मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, इसका क्या कनेक्शन है ये भी बता दो। हाँ बेटा बिल्कुल बताता हूं, अच्छे से ध्यान देना। यहां तक लिखा बेटा सभी ने, पक्की बात, ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो बेटा, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, फर्म को अगर धंधा करने के लिए और फर्म को स्टार्ट करने के लिए, फर्म को ऑपरेट करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए अगर कैपिटल फंड्स की जरूरत है तो कैपिटल फंड्स कहीं से भी रेस करो, आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगने वाली है और उसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस और नो। सो कोई भी बिजनेस को अगर जिंदा रहना है तो उससे मिनिमम उतना तो अर्न करना ही पड़ेगा जितना उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेफिनेशन बना दिया। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट फर्म मस्ट अर्न टू कवर इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर फर्म की अर्निंग फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कवर नहीं कर पा रही है तो वो फर्म घाटे में जाने वाली है, यस और नो, क्लियर।
चलो आगे। अब सर ये मार्केट वैल्यू का बता दो। जी हाँ बेटा बताता हूं। अब आप सभी को मालूम है बेटा, जो आपका कैपिटल मार्केट है। जी हाँ बेटा हितेश, एक बार देखना, अगर वो फर्म पूरी इक्विटी फर्म है, ऑल इक्विटी फर्म, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी? सिर्फ डिविडेंड। उस फर्म के अंदर में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेस किया, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी? डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये दोनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे, तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस फर्म की पूरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगी। अगर उस फर्म के अंदर में थोड़ा सा पैसा डिवेंचर से, थोड़ा सा इक्विटी शेयर से, थोड़ा प्रेफरेंस डिविडेंड से, तो ये डिवेंचर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर तीनों की कॉस्ट का हम लोग वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, तो वो तीनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। सिर्फ उस फर्म में इक्विटी शेयर है तो सिर्फ डिविडेंड ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। ये जो इंडिविजुअल सोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक, जहां पे एक से ज्यादा सोर्सेस आ गए वहां पे हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर सिर्फ एवरेज नहीं चलेगा क्या? वेटेड एवरेज क्यों निकाल रहे हो? अरे बाबा इक्विटी शेयर से पैसा रेस किया 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर से रेस किया 5 लाख, तो इक्विटी शेयर का वेट ज्यादा रहेगा ना कैपिटल स्ट्रक्चर में, प्रेफरेंस शेयर्स का वेट कम रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर में। टोटल 15 लाख में 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स को ज्यादा वेट असाइन करना होगा, यस और नो? प्रेफरेंस शेयर्स को कम वेट असाइन करना होगा। कैसे वेट असाइन करते हैं, कैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, वो देखेंगे इस चैप्टर में। आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको अर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप उतना अर्न नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी फर्म लॉस में जाएगी, राइट? सब लोग साथ में बेटा, चलो आगे। पक्की बात, ऑल सेट? लिखो। अब जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और मार्केट वैल्यू का क्या कनेक्शन है, लिखना है सभी ने। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्सेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ऊपर लिखा है ना हमने अभी अभी एक डेफिनेशन बनाई, ताजी ताजी, ओवन फ्रेश। सर क्यों? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कोई एग्जिस्टिंग डेफिनेशन नहीं है क्या? नो, देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा ही क्या कहते हैं, नाजुक मामला है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए कोई यूनिवर्सल, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर में हमने तरह तरह के सोर्सेज से फंड्स रेस किए, उसकी कॉस्ट चेंज होते रहती है। उसके अंदर में एक सोर्स इक्विटी शेयर्स भी है, एक सोर्स प्रेफरेंस शेयर्स भी है, और शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन भी चेंज होते रहती है समय समय पे। शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन चेंज, अब शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं हमें ज्यादा डिविडेंड चाहिए, लो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई ना, वो लोग ज्यादा डिविडेंड डिमांड करेंगे, तो सर अब हम उनको डिविडेंड देंगे ही नहीं, क्योंकि हमने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है, विकास सर ने पढ़ाया हुआ है, डिविडेंड देना नहीं देना कंपनी के हाथ में। ठीक है, डिविडेंड अगर आपने नहीं दिया ना, तो आपके कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू भद से कम हो जाएगी, यस और नो? तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और शेयर्स के वैल्यूएशन का क्या कनेक्शन है, एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना, राइट? तो आ जाओ, लिखो। आप सभी लोग जानते हो कि ये जो शेयर्स के जो होल्डर है, शेयर होल्डर, इन बेचारों की, इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। और आप लोग जानते हो एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट, इसीलिए भैया हमेशा वो ही इंसान खुश रहता है जो बिल्कुल कहीं से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है, राइट? बट क्या करे, शेयर होल्डर्स ने फंड्स लगाए हैं, कंपनी ने शेयर होल्डर्स से कैपिटल रेस किया है, तो शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ देना होगा, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है। सर उनको क्या मिलेगा, बताता हूं, प्लीज ध्यान देना। शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, देखो कुछ देखा हुआ लग रहा है कि आपको? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंपनी ने अर्न किया, कंपनी का सेल हुआ, कंपनी के खर्चे माइनस हो गए, कंपनी का प्रॉफिट बचा। अब इस प्रॉफिट में से कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, इस प्रॉफिट में से कंपनी टैक्सेस देने वाली है। अभी तक इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट और टैक्स दिया नहीं, तो ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, या फिर प्यार से ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, जो बोलना है बोल दो, ईबीआईटी और पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, राइट? सो इसमें से कंपनी सबसे पहले किसकी कॉस्ट पे करेगी? इंटरेस्ट जो जो लोगों को देना है, डिबेंचर होल्डर्स है, बॉन्ड होल्डर्स है ना, टर्म लोन लिया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। उसके बाद क्या बचेगा कंपनी के पास? अर्निंग बिफोर टैक्स और
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से कंपनी क्या पे करेगी, टैक्सेस, सरकार लेके चली जाएगी थोड़े बहुत पैसे। इसके बाद आपके पास क्या बचा, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसी को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना हक मांगने के लिए आ जाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। आखिरी में क्या बचा, ये बचा आपका अर्निंग और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये बचा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, बेचारे परिस्थिति के मारे, इनका चेहरा ऐसा होना चाहिए, इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। ये है एक कॉमन इन्वेस्टर, इनको अगर इनकी एक्सपेक्टेशन के उतना नहीं मिला तो ये लोग क्या करेंगे, उस कंपनी के शेयर को सेल कर देंगे। सेल कर देंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा तो शेयर की प्राइसेस कम हो जाएगी, और इनको इनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मिला, वाइस वर्सा, तो शेयर्स की प्राइसेस बढ़ जाएगी। इफ रिसीव एट और अबाउ एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन के ऊपर मिला तो इनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएगी। बेटा यस और नो, ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पहले एक बार पूछो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, सिंपल है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लोगों को डिसाइड करते समय या किस सोर्सेस से पैसा लेना है ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम रहे, ताकि आप शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन पूरी करो, ताकि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन पूरी होगी तो आपके शेयर्स की प्राइसेस अप रहेगी। बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए ना, तो इंस्टीट्यूट कैसा भी घुमा फिरा के आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछो, आपका आंसर बरोबर आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सिंपल था बेटा एकदम। चलो आगे, सब लोग साथ में है क्या? डन। देखो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है गाइस। ओके चल आगे बढ़ते हैं, मुन्ना ध्यान देना। ओके डन 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 डन, चलो आगे बढ़ते। तो मुन्ना बच्चे से ध्यान दे देना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, है ना? ध्यान दो, इस कॉन्सेप्ट को और हम लोग ज्यादा क्लियर करते हैं ना, ध्यान देना। आपको समझाने के लिए, मुन्ना प्लीज ध्यान दे, आपको समझाने के लिए प्लीज ध्यान दे बेटा। लिखो, एक स्टोरी लिखो, एग्जाम्पल, है ना? प्लीज ध्यान देना सबने, आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसको पैसे चाहिए, वो कंपनी को इन्वेस्टर चाहिए, प्लीज ध्यान देना, उस कंपनी को इन्वेस्टर चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए 3 लोग हैं, रामा, श्यामा एंड मोहना, राम श्याम मोहन, ठीक है। और कंपनी ने राम से लिए आपको समझाने के लिए 70 लाख रुपीस, श्याम से लिए 20 लाख रुपीस और मोहन से लिए 10 लाख रुपीस। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 100 लाख रुपीस की। अब राम की कुछ एक्सपेक्टेशन है, हमने अभी देखा ना, एक्सपेक्टेशन पूरी करनी होगी शेयर होल्डर्स की, तो राम की कुछ एक्सपेक्टेशन है। राम बोल रहा है कि भैया मुझे तो 12% का रिटर्न चाहिए, श्याम बोल रहा है मुझे 10% के रिटर्न से भी काम चल जाएगा, और मोहन बोल रहा है भैया मैं तो उतना भी नहीं, मैं तो 9% की डिमांड कर रहा हूं, मैं अल्प संतोषी आदमी हूं। ठीक है तू कम ले ले। तो अब यहाँ पे ये लोगों के लिए कितना पैसा कंपनी को अर्न करना होगा? रिटर्न एक्सपेक्टेड, ताकि इन तीनों को कंपनी सेटिस्फाई कर सके। यस और नो, कितना पैसा अर्न करना होगा? सो 70 लाख पे 12% निकालो फटाफट से, कैलकुलेटर है सभी के पास। 70 मल्टीप्लाइड बाय 12%, 12 7 84, यानी 8,40,000। इसके लिए कितना अर्न करना पड़ेगा? 20 लाख का 10%, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 2 लाख। और इसके लिए कितना अर्न करना पड़ेगा बेटा? 90,000, यानी 0.90 लाख, राइट। ये तीनों की एक्सपेक्टेशन है, लिखना है मेरे साथ साथ में, एक भी चीज छोड़ना नहीं बेटा, लिखना और सुनना दोनों काम एक साथ करना है। ये तीनों की एक्सपेक्टेशन है। सो कंपनी को तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए कितना अर्न करना पड़ेगा बता दो?
कंपनी को तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए टोटल कर लो इसकी 11,30,000। कंपनी को कितना अर्न करना होगा? 11,30,000, राइट? सब लोग साथ में रहना। तो दैट फर्म मस्ट अर्न 11,30,000 टू सेटिस्फाई राम, श्याम एंड मोहन। बरोबर है क्या? फर्म को मिनिमम 11,30,000 अर्न करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा चल रहा है बेटा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर में हमने ये देख लिया सबसे पहले कि अगर आप कोई भी सोर्सेज से फंड रेज करो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, चाहे ओन फंड ही क्यों ना हो। ओन फंड है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लोन फंड है तो इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर से तो डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर से तो डिविडेंड, यस और नो। टर्म लोन है इंटरेस्ट, डिबेंचर से इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सके, ताकि हम लोग शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, कंपनी ने कितना अर्न करना चाहिए? सो कंपनी ने इतना अर्न करना चाहिए, ये है मिनिमम अर्निंग इन अमाउंट रुपीज। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, कंपनी का मिनिमम रेट ऑफ अर्निंग क्या होना चाहिए ये बताओ। अमाउंट में तो मैंने अर्निंग निकाल दिया, मेरा आपसे सवाल क्या है, कंपनी का मिनिमम रेट ऑफ अर्निंग क्या होना चाहिए बताओ, बोलो। कंपनी का मिनिमम रेट ऑफ अर्निंग क्या होना चाहिए ताकि वो कंपनी इन तीनों को सेटिस्फाई कर सके? कम से कम कंपनी ने कितना अर्न करना है? जवाब दो। चलो आ जाओ, मैं जवाब दे देता हूं। कुछ बच्चों ने ट्राई किया, चलो ठीक है, गुड 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 टू सी दैट आप लोग ट्राई कर रहे हो। ठीक है ठीक है, आ जाओ। सो आप सभी को मालूम है कंपनी को इन अमाउंट कितना अर्न करना है? 11,30,000। और ये 11,30,000 के लिए कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितनी आई? ये है टोटल इन्वेस्टमेंट, ये है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी को मिनिमम इस इन्वेस्टमेंट पे इतना अर्न करना है। देयरफॉर कैन आई से रेट ऑफ अर्निंग, और प्यार से रेट ऑफ रिटर्न, आरओआर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, टू बी अर्न्ड बाय द फर्म टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर। कितना रहेगा बेटा? अर्निंग अपॉन इन्वेस्टमेंट। कॉमन सेंस, दूध पीता बच्चा भी बोलेगा ना। अर्निंग कितनी है? 11,30,000। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 लाख। तो मिनिमम कितना अर्न करना पड़ेगा? 11.30%। अगर कंपनी 11.30% के 0.1 भी नीचे अर्न करती है तो कंपनी लॉस में है। ये तो ऐसी बात हो गई, कंपनी ने 11.3% से पैसा लिया, वो जो इन्वेस्टर है उनकी एक्सपेक्टेशन 11.3% है और कंपनी कितना अर्न कर रही है? 11.3 से नीचे, तो कंपनी लॉस में है। फिर चाहे 5,000 करोड़ का टर्नओवर क्यों ना हो। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? सिंपल है, बताओ मुझे। स्मूथली जा रहा है बेटा एकदम? सारी चीजें मेरे साथ साथ पढ़ना, मेरे साथ साथ रिवाइज करना, मेरे साथ साथ ही सारी चीजें करनी है बेटा मुन्ना। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना है सभी ने, राइट? चलो आगे। सो कंपनी को मिनिमम इतना अर्न करना पड़ेगा। कैन आई से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसके लिए? इन्वेस्टेड बाय कुछ इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। ये कंपनी को बोल रहे हैं, हे कंपनी सुन, मिनिमम इतना तो हमें चाहिए, अगर तू नहीं देती है तो चल ला हमारे पैसे वापस, हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तभी तो इन्होंने एक्सपेक्टेशन जताई थी ना, इतना इतना इतना। मैंने इनका क्या निकाल दिया समझ लो,
टोटल अर्निंग निकाल करके कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ने इतना अर्न करना ही है। अगर कंपनी इससे नीचे अर्न करती है तो वो अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, और अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी तो कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस मार्केट में मेंटेन्ड नहीं रहेंगे। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। चलो आगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। ये वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है टू बी अर्न बाय फर्म टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर। सर कंपनी ने अगर इससे ज्यादा अर्न कर लिया तो? इफ, लिखो लिखो लिखो, अर्निंग ऑफ द फर्म इज मोर देन 11.3%, इन्वेस्टर्स ओवर सेटिस्फाइड हो जाएंगे, डिविडेंड बांटेगी एक्स्ट्रा, तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इफ अर्निंग ऑफ द फर्म इज लेस देन 11.3%, शेयर प्राइसेस कम हो जाएगी। एंड इफ अर्निंग ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 11.3%, शेयर की प्राइसेस स्टेबल रहेगी। तो आसान भाषा में, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आसान भाषा में कंपनी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के उतना तो अर्न करना ही पड़ेगा। हितेश जाने दे बेटा, क्वेश्चन का जवाब दे दिया है ना? आजा अभी ध्यान दे अच्छे से, डोंट वरी, आगे वापस आने वाला है बेटा। हितेश बोल रहा है कि सर एक बार शॉर्टकट में क्वेश्चन बता दो, है ना? क्वेश्चन ये था कि यहां पे कंपनी ने मिनिमम कितना अर्न करना चाहिए टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन मैंने बता दी थी ऊपर में, है ना? क्वेश्चन में दी हुई थी, राइट? तो कंपनी को उन तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम 11,30,000 अर्न करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन थी, राम ने 70 लाख लगाए, बोलता मुझे 12% चाहिए, श्याम ने इतने लगाए, बोलता 10% चाहिए, और मोहन ने इतने लगाए, बोलता 9% चाहिए। सो मिनिमम कंपनी को कितना अर्न करना पड़ेगा? इन तीनों को जितना एक्सपेक्टेड उतना देने के लिए इतना, और इतना पैसा कंपनी कितने अमाउंट पे अर्न करेगी? इतने। तो इतना पैसा इतने अमाउंट पे अर्न करेगी, 11,30,000 या 100 लाख पे अर्न करेगी, तो 11.30% मिनिमम रेट होना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन्वेस्टर्स का। तो इन्वेस्टर्स के मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के उतना अगर कंपनी अर्न करती है तो हम लोग उस मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को प्यार से बोल सकते हैं कि भैया वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उतना तो अर्न करना पड़ेगा, अगर उससे नीचे अर्न किया तो कंपनी लॉस में रहेगी। अरे बाबा धंधा कर रहे हो तो एटलीस्ट आपकी कॉस्ट निकलनी चाहिए ना। खत्म, एक सेंटेंस में मैंने पिछले 15 मिनट का लेक्चर बता दिया, बरोबर? डन, ऑल सेट। किसी बच्चे को यहां पे अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? सब लोग साथ में? ऑल सेट? पक्का? ऑल क्लियर? आ जाओ। तो भैया हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर में बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसके पहले हमने ये समझा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके अंदर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल क्यों रहे हैं, इतनी क्या जरूरत आन पड़ी? सर मत देखो ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देखा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। सर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फटाफट से। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? लिखते जाओ लिखते जाओ। सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका क्या है बेटा? इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या होते हैं बेटा कैपिटल बजटिंग डिसीजन? इट इज अ डिसीजन टू बाय कैपिटल असेट, बरोबर है क्या?
आप अगर किसी कंपनी में जाते हो तो आपको काफी सारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस रिलेटेड कुछ तो एग्जांपल्स देखने मिलेंगे। जैसे आप किसी कंपनी में गए, कंपनी के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कंपनी में एसी लगा हुआ है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कंपनी ने कोई तो मशीनरी खरीद के रखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आप अगर मेरे क्लासेस में भी आके देखोगे तो एक कंप्यूटर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैमरा स्टूडियो सेटअप, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एयर कंडीशन परचेस किए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। काफी सारे डिस्प्ले हमने ला करके लगाए हुए, प्रोजेक्टर खरीदा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो जब भी आप कोई कैपिटल एसेट खरीदते हो तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। अब सर कैपिटल बजटिंग डिसीजन का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या कनेक्शन है, बताता हूं, लिखो। लिखना है बेटा अच्छे से। डिसीजंस रिलेटेड टू कैपिटल एसेट, उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब इसके अंदर में होता क्या है मालूम है क्या? यहां पे वी हैव टू, लिखो फटाफट से, वी हैव टू इनकर कॉस्ट। कब इनकर करना है? नाउ। और हमें बेनिफिट कब मिलते हैं इसके? बट बेनिफिट्स विल रिसीव इन फ्यूचर। बेनिफिट कब मिलते हैं? फ्यूचर में। हमें कॉस्ट आज इनकर करना है और बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाले हैं। परिस्थिति की विडंबना देख रहे हो? बेचारा फार्मर भी तो यही करता है, पैसे आज लगाता है, कल चल के उसका जो भी ये यील्ड होगा, है ना, उसकी खेती बाड़ी के अंदर में गेहूं चावल जो भी फल फ्रूट ये अपना खाने पीने का सामान वो खेत में उगा रहा है, उसको मिलेगा कब? बेनिफिट फ्यूचर में। खर्चा कब कर रहा है? आज। कैपिटल बजटिंग के अंदर में भी हम लोग यही कर रहे हैं, कॉस्ट हम लोगों को आज इनकर करना है और बेनिफिट कब मिलने वाले हैं? फ्यूचर में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि इस कॉस्ट को फ्यूचर के बेनिफिट के साथ हम लोगों को कंपेयर करना चाहिए? अगर हम लोग ये कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है और बेनिफिट्स रिटर्न 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 इतने हैं। अगर ये मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है और बेनिफिट रिटर्न ज्यादा है तो मैं खुश हूं। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये ज्यादा है और रिटर्न कम है, मेरा धंधा लॉस में जाने वाला है। लेकिन ये कंपेयर कब कर पाओगे? जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना जरूरी है। कुछ समझ में आई क्या बात? कंपैरिजन कब होगा? जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करोगे, और उसी के लिए तो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट बिफोर टेकिंग एनी कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मुझे फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट्स को आज की कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है, यस और नो। और फ्यूचर में जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको समझाने के लिए लिखो। आज कॉस्ट लग रही है 10 लाख रुपए। आप कोई तो एक मशीन खरीद रहे हो, उस मशीन से इधर से आलू डालोगे सोना निकलेगा, आलू डालोगे सोना निकलेगा, आलू डालोगे सोना निकलेगा। उस मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। और वो मशीन आपको फ्यूचर में 4 साल तक रिटर्न देगी। 1 2 3 4। और 4 साल तक रिटर्न कितने देने वाली है? 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 2 लाख, आपको समझाने के लिए, राइट। सो फ्यूचर के सारे रिटर्न्स कितने हो गए? देखो तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 लाख के आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। और आज कॉस्ट कितनी लग रही है बेटा? 10 लाख रुपीस। तो हम लोग इनको कंपेयर करेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन टॉपिक के अंदर में। लेकिन कंपैरिजन करते वक्त टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक टॉपिक हमारा बीच में आ जाता है, क्योंकि ये सारे रिटर्न्स कब के मिलने वाले हैं? फ्यूचर के। ये सारे रिटर्न कब के? फ्यूचर के। और कॉस्ट कब लग रही है? ये आज। तो मैं आज की अमाउंट को फ्यूचर के अमाउंट के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता हूं। मुझे इन सारी अमाउंट को आज के वैल्यू पे लाना है, या फिर आज के वैल्यू को फ्यूचर के वैल्यू पे ले जाना है। दोनों अमाउंट को मुझे इक्वल फुटिंग पे लाना होगा, उसके बाद कंपैरिजन होगा। इसीलिए तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा सबसे पहले। इसीलिए तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा सबसे पहले, यस और नो। तो फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट को मैं डायरेक्टली आज के अमाउंट के साथ कंपेयर कर सकता हूं क्या? नो। या तो फ्यूचर की अमाउंट को आज के वैल्यू पे लाओ,
या फिर आज के अमाउंट को फ्यूचर के वैल्यू पे लेके जाओ। ये काम ज्यादा आसान है। फ्यूचर की सारी अमाउंट को मैं आज के वैल्यू पे लेके आ सकता हूं। कैसे? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके। ये 1 2 3 4 और ये है आज, आज यानी 0। यस और नो? क्लियर है क्या? प्लीज ध्यान देना। हाँ, ये देखो, ये मैंने अब इस आज के वैल्यू को मैं इस आज की कॉस्ट के साथ कंपेयर करूंगा। ये है रिटर्न और ये है कॉस्ट, और कंपेयर करने के बाद फिर मैं डिसीजन लूंगा। लेकिन डिसीजन लेने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी ना, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये बात समझ में आई सभी को? सिंपल है। सीमा प्लीज ध्यान देना बेटा, डोंट वरी, बस इसके अंदर में इतना है। सीमा ध्यान दे बेटा, जब भी मैं कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मान ले मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा हूं, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रही है, उससे मुझे फ्यूचर में रिटर्न मिल रहा है, तो फ्यूचर के रिटर्न को मुझे कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है। लेकिन मुझे उसके लिए रिटर्न्स कैलकुलेट करने होंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने होगी। बराबर है क्या? जब तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट नहीं करूंगा ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं रहेगा। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस दुनिया में सीएस एग्जीक्यूटिव का एफएसएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। कैसे कैलकुलेट करना ये बताऊंगा आज, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये समझ लो। राइट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? सीमा समझ में आया? पक्की बात? ऑल सेट? सीमा बोलो, हम सुनना चाहते हैं। ओके, ऑल सेट, ऑल सेट। चलो, सो ध्यान देना बच्चे से। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जा मुन्ना, आ जा, आ जा। हितेश, अभी कंफ्यूजन क्लियर हुआ है क्या? क्लियर? आ जाओ, तो ध्यान दे दो। उसके बाद लिखो दूसरा इंपॉर्टेंस। ये पहला था कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, फटाफट से लिखना है बेटा, जल्दी जल्दी से। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। एक फर्म ने इक्विटी शेयर्स इशू करके 10 लाख रेज किए, प्रेफरेंस शेयर इशू करके 5 लाख रेज किए, डिबेंचर्स इशू करके 2 लाख रेज किए, तो ये उस फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। 10 लाख इक्विटी शेयर से, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर से, 2 लाख डिबेंचर से, सो 10 5 2, ये उस फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। यस और नो? टोटल कितना है बेटा यहाँ पे कैपिटल? 10 5 और 2 17 लाख। 17 में 10 इक्विटी, 17 में 5 प्रेफरेंस, 17 में 2 डिबेंचर, तो ये हो गया उसका प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हम कौन कौन से फंड्स कहां कहां से कितने कितने अमाउंट में रेस कर रहे हैं, तो ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जब मैं फंड्स रेस करूंगा, किस प्रोपोर्शन में कहां से कितने फंड्स रेस करना है, तो फंड रेस करने के पहले आप लोग क्या उस फंड्स की कॉस्ट नहीं देखोगे क्या? बिफोर डिसाइडिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर, बिफोर डिसाइडिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कहां से फंड रेस करना है, कहां से फंड्स रेस करना है, एंड कितने, हाउ मच अमाउंट। बरोबर है क्या? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट, फटाफट से लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ सच सोर्सेस ऑफ फंड। हमें इन सभी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। राइट? बरोबर? अब अच्छे लिखो बेटा साथ साथ में फटाफट से। एंड
वी हैव टू अश्योर, हमें अपने आप को अश्योर करना है दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मस्ट बी मिनिमम। तो जिस सोर्सेस से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगी वहां से रेस करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन से सोर्स की कम है, इसके लिए हमें पहले फॉर दिस वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट। इसीलिए हम लोगों को इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते आना चाहिए, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंस लिखो, इवैल्यूएशन ऑफ फिनेंशियल परफॉर्मेंस। फटाफट से लिखना है बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ फिनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी फर्म का, किसी बिजनेस का फिनेंशियल परफॉर्मेंस, प्लीज ध्यान देना, आ जाओ ध्यान दो। किसी ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हमें इवैल्यूएट करना है, समझना है, तो भी मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। ये बात समझ में आई? सर ये क्या बात हुई, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? पता तो क्यों इंपॉर्टेंट है वहां पे। सुनो, एक स्टोरी सुनो, बराबर है? आपको समझाने के लिए, एक कंपनी है जो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे पैसा दो, आवर टर्नओवर इज 5000 करोड़ डूड, हमें पैसा दो, हमारा सेल 5000 करोड़ का है ना, हमारा ईपीएस 20 है। मैं उसको बोलूंगा वेट शांता भाई, हे कंपनी, जस्ट आंसर आवर 2 क्वेश्चंस, बस मुझे मेरे 2 सवालों का जवाब दे दे। सवाल नंबर 1, आप जो इतना टर्नओवर कर रहे हो, आप जो कंपनी रन कर रहे हो, इस कंपनी को चलाने के लिए आपने जो फंड्स रेस किए, आपने जो कैपिटल रेस किया, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है? और दूसरा सवाल, तेरा जो भी तुमने फंड्स रेस किए, वो फंड्स तुमने धंधे में लगाए, तुमने फंड्स रेस किए, तुमने कैपिटल रेस किया, वो कैपिटल धंधे में लगाया, तो उस धंधे से कितना रिटर्न आ रहा है, उस कैपिटल पे कितना रिटर्न आ रहा है, उस कैपिटल पे कितना रिटर्न आ रहा है? तो तुम्हारा दूसरा सवाल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप पूरा लिखना, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, यस और नो? 2 सवालों के जवाब दो, लिख ले बेटा फटाफट से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, बाकी सब फालतू बकवास हमें नहीं सुनना है। तेरा टर्नओवर 5000 करोड़ का, ईपीएस इतना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस ये 2 सिंपल से सवालों के जवाब दे दो, ये बस 2 सिंपल से सवालों के जवाब दे दो कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है और तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। बस बाकी मुझे और कोई सवालों के जवाब नहीं चाहिए। आई डोंट केयर, यस और नो। तो ये 2 सिंपल से सवाल मैं कंपनी से पूछने वाला हूं कि हे कंपनी बता दे। अब आपको समझाने के लिए उस कंपनी ने बोला कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको समझाने के लिए 12% है और हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है। बेचारी कंपनी, हम उसको गाली मारेंगे और बोलेंगे चल तू निकल तेरे रास्ते। चिल्लाओ मत, आप गलत कर रहे हो शेयर होल्डर्स के साथ। कंपनी डूइंग बैड विद द शेयर होल्डर्स। कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, जो भी पैसा दिया है चलो सबका सब वापस करो।
तो डूबने वाली है बहुत जल्दी। ये भविष्यवाणी है मेरी। आप भी मार्केट में जाकर के, है ना, कभी कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर आपके सामने कोई बोलता है कि मेरा टर्नओवर इतना है, मैं इतना कर रहा हूं, उसको बोलना इधर आ, बैठ, चल मुझे बता तेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है और तेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। अभी का अभी, दूध का दूध और पानी का पानी। यस और नो? सो अब मुझे एक बात बताओ, अब जब आप उस कंपनी से सवाल पूछोगे कि तेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, तो आपको ये निकालते तो आना चाहिए ना। यू मस्ट नो अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या? सब लोग साथ में है क्या? राइट? चलो आगे, सिंपल है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 लिख लो, लास्ट पॉइंट है, अदर फिनेंशियल डिसीजन। अदर फिनेंशियल डिसीजंस। ए बाबा सुनो रे सब लोग, अच्छे से ध्यान देना। और कौन से डिसीजंस हो सकते हैं? लाइक लिख लो, डिविडेंड देना कि नहीं देना, डिविडेंड डिसीजन, बोनस इशू करना कि नहीं करना, राइट शेयर्स इशू करना कि नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे काफी सारे डिसीजंस है। क्योंकि डिविडेंड दिया तो हमारे पास रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा तो कंपनी को अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी वो नहीं कर पाएगी। यस और नो? इसीलिए रिटेन अर्निंग, इसकी भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। बोनस शेयर्स दिया तो रिजर्व सरप्लस कम हो जाएंगे, राइट शेयर्स इशू किया मार्केट प्राइस से कम रेट में, हम लोगों को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। तो ऐसे काफी सारे फिनेंशियल डिसीजन है जहां पे मुझे सोचना पड़ता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करूं, कितनी होनी चाहिए। मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये टॉपिक पढ़ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन सारी चीजों की वजह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में समझ में आया क्या? सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कंपनी ने मिनिमम उतना तो अर्न करना ही चाहिए, ताकि जिन जिन लोगों से कैपिटल रेस किया है, जिन जिन लोगों से कैपिटल खड़ा किया है, उन सभी को मैं सेटिस्फाई कर सकूं। लो, तुम भी लो, इंटरेस्ट लो, डिविडेंड लो, इंटरेस्ट लो। समझ में आ रहा है सभी? और अगर मैं इतना अर्न नहीं करूंगा, मिनिमम जितनी मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना, अगर मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगा ना, तो मैं खत्म, खलास, फिनिश। क्लियर? अब हम लोग एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डैन टेडैन, लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्लीज ध्यान देना सब लोग, यही वो चीज है जिसके लिए मैंने आज आपको रात को खास बुलाया हुआ है। यस और नो? आज तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिकली इसमें दो बातें रहेगी, फटाफट से लिखना है। एक तो इंडिविजुअल, गाइस मजा आ रहा है इन सभी को? सब लिख रहे हो ना? प्लीज सारी चीजें लिखना। आज तक जो भी हुआ बोनस, बेटा एक बार अपने भविष्य के लिए मेहनत करना शुरू कर दे। ये सो आज मेहनत कर लो, आज पसीना बहा लो, कल खून बहाने की जरूरत नहीं रहेगी। बरोबर है? तो अच्छे से ध्यान देना, 8 से 10 नंबर ये टॉपिक देने वाला है बेटा एग्जाम में, 8 से 10 नंबर। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल की मैं बात करूं, इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल, तो इसका भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे निकालना पड़ सकता है, या फिर काफी बार मुझे एक से ज्यादा सोर्सेस से फंड्स रेस किए, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बैंक लोन, तो मुझे उन सभी का एवरेज निकालना होगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब? इफ मोर देन वन सोर्स ऑफ कैपिटल फंड्स। मुझे उस समय क्या निकालना है? एवरेज। ये एवरेज मतलब कौन सा रहेगा हमारा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एवरेज कौन सा रहेगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये लो, एक बच्ची बोल रही है सर 1 मिनट स्क्रॉल कर लो, लिख ले बेटा फटाफट से।
और जिस सोर्स से हमने ज्यादा पैसा रेस किया उससे ज्यादा वेट असाइन करेंगे। डोंट वरी, सारी चीजें प्रैक्टिकली करने वाले हम लोग। लिख लो फटाफट से। जोशी ली बाड़ा पटपट। तो पहले मैं आपको इंडिविजुअल सोर्सेस का कैपिटल कैसे निकालते, उसकी कॉस्ट कैसे निकालते ये बताऊंगा। उसके बाद ये सब कॉस्ट जो हम लोग इंडिविजुअल सोर्सेस की निकालेंगे उन सभी का हम लोग आखिरी में क्या लेंगे, एवरेज। कौन सा एवरेज? वेटेड एवरेज। जिस सोर्स से ज्यादा फंड लिया उसको ज्यादा वेट। सर वेट किस बेसिस पे असाइन करेंगे, देखेंगे ना आगे। अमाउंट के भरोसे वेट असाइन कर देंगे। जहां से ज्यादा पैसा लिया ज्यादा वेट, कम पैसा लिया कम वेट। यस और नो? डन, लिखा। सो अब आप लोग यहां खड़े हो, सबसे पहले हम लोग ये चीज पढ़ने वाले। लिखो सबसे पहले डैन डैन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। आपने कहीं से पैसा उधार लिया है, सर हम लोग कौन कौन से कैपिटल की कॉस्ट निकालने वाले, जरा एक हेडिंग दे देना, अंदाज अंदाज बता देता हूं। डेट, पैसा उधार लिया, बॉन्ड, डिबेंचर, तो उसकी कॉस्ट निकालेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। डेट से पैसा लिया, कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर से पैसा लिया तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालेंगे। बैंक से पैसा लिया, टर्म लोन लिया तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन निकालेंगे। रिटेन अर्निंग से पैसा लिया तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालेंगे। और सब जगह से थोड़ा 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 लिया तो इन सबकी मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालूंगा। क्या बोलते हो, सही है कि गलत है? सबसे अगर थोड़ा थोड़ा पैसा लिया तो मैं सबकी क्या निकालने वाला हूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने वाला हूं। राइट, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? चलो आगे आ जाओ। सो लिखो कॉस्ट ऑफ डेट। सारे फॉर्मूला अच्छे से लर्न होने चाहिए मुन्ना। लिखो फटाफट से कॉस्ट ऑफ डेट। लिखो इसमें कौन कौन सा डेट कैपिटल आ जाएगा, प्यार से इसको बोल देंगे हम लोग केडी। प्यार से क्या बोल देंगे बेटा, केडी। लिख लिया क्या? अनमोल सिंह डन सर। पिहुनी जैन डन। ओके, आ जाओ। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? लाइक, लिख लो लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड। कंपनी काफी बार नोट्स भी इशू करती है, नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरली इसके अंदर में आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो डिबेंचर्स पे आएंगे। जनरली किस पे आएंगे क्वेश्चंस? डिबेंचर्स पे, है? लिखो अब इसके अंदर में दो टाइप का डेट कैपिटल हो सकता है। एक हो सकता है इररिडमेबल, जिसका रिडम्पशन होना अभी तय नहीं है, इररिडमेबल। और दूसरा कौन सा रहेगा? रिडमेबल। रिडमेबल मतलब क्या बेटा? डेट ऑफ मैच्योरिटी, कब पैसा वापस करना ये आपको पता है आज ही, इज फिक्स्ड, नोन, आपको पता है। यस और नो? और इररिडेमेबल मतलब ऐसा मत समझना कि जिसका रिडम्पशन कभी होगा ही नहीं, पैसा उधार ले लिया वापस कब करना है, कभी नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। इररिडेमेबल का मतलब है जिसका डेट ऑफ मैच्योरिटी नॉट नोन, डेट ऑफ मैच्योरिटी नॉट येट फिक्स्ड। डिपेंड्स, जिससे लोन लिया और जिसने लोन लिया दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे। राइट, ये बात समझ में आई सभी, सब लोग साथ में? चलो बेटा आगे, ऑल सेट? ओके, जिसकी मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं है या फिर आपको क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट नहीं दिया, नो मैच्योरिटी डेट गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालेंगे? यहां पे कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालेंगे? पढ़ते A1 A2, आ जाओ। तो A1 लिखो कॉस्ट ऑफ डेट A1 इररिडेमेबल A1, ये अपने 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 क्या कहते हैं उसको, कन्वीनियंस के लिए नंबर लिख रहा हूं, ऐसा मत समझना A2 यानी रिडेमेबल हर बार, नो, अपने कन्वीनियंस के लिए नंबर लिख रहा हूं। A1 कॉस्ट ऑफ डेट इन द केस ऑफ इररिडेमेबल डेट,
क्या रहेगी बेटा इसकी कॉस्ट, बता दो फटाफट से, एनीबॉडी? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे आपने कॉस्ट बताना है, सुनना अच्छे से, ओरल है, ओरल है। मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए, मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए और मुझे उसको एक साल बाद 110 रुपए वापस करना है। बोलो मेरी कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है? कॉस्ट बताओ बेटा, फटाफट से जवाब दो। मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए और एक साल बाद मुझे 110 वापस करना है। बोलो मेरी कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है? बोलो ना। सर रुको, आपने पैसे लिए 100 और आप उसको ब्याज इंटरेस्ट कितना देने वाले हो? 100 के ऊपर 10। सो एक साल बाद आप उसको प्रिंसिपल 100 प्लस उसका इंटरेस्ट, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां पे क्या है? इंटरेस्ट। उधारी के समय कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट। आज ही बताया ना स्टार्टिंग में लेक्चर में। तो इंटरेस्ट कितना दे रहे हो सर आप? 10। और ये 10 किसके ऊपर दे रहे हो? 100 पे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई 10%। अगर परसेंटेज में बोलना है तो 10%। लेकिन आप लोग टैक्स के विद्यार्थी हो, आपने श्री श्री 1008 विपुल शाह सर से टैक्स पढ़ा। आप सभी को मालूम है कि जो भी मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं, वो इंटरेस्ट मेरे लिए टैक्स में डिडक्टिबल एक्सपेंस है, वो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है। गावरान भाषा में समझा रहा हूं, टैक्स की लैंग्वेज में नहीं। जब भी मैं किसी को इंटरेस्ट देता हूं, ए मुन्ना इधर ध्यान दे, जब भी मैं किसी को इंटरेस्ट देता हूं तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम तो इनकम टैक्स भी कम। तो कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट है 10, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा फायदा है इनकम टैक्स का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये डिडक्टिबल एक्सपेंस है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है, आपका प्रॉफिट कम करता है। सो ये इंटरेस्ट ये खर्चा है, और ये खर्चा आपका प्रॉफिट कम कर रहा है। प्रॉफिट कम तो इनकम टैक्स कम। मानता हूं खर्चा जा रहा है लेकिन इनकम टैक्स कम हो रहा है। मानता हूं खर्चा जा रहा है लेकिन इनकम टैक्स कम हो रहा है। आपको समझाने के लिए टैक्स का रेट 30% है। तो बताओ आपने कितना खर्चा किया? 10 की वजह से आपका प्रॉफिट कितने से कम हुआ? 10 से। प्रॉफिट कम हो गया 10 से, तो इनकम टैक्स में कितने का फायदा हुआ? 30% 10 का, यानी 3 रुपीज का फायदा हो गया। तो आपकी कॉस्ट 10 नहीं है, 10 का खर्चा, इनकम टैक्स का 3 का फायदा। 30% का रेट था तो 10 का 30%, तो आपकी नेट कॉस्ट है सिर्फ 7। राइट, ध्यान देना। और एग्जाम्पल, लोन टेकन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टैक्स रेट 30%। बरोबर है क्या? प्लीज ध्यान देना। सो आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है? 10 है ना, 10% ऑफ द 100। बट इंटरेस्ट ये खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट कम। प्रॉफिट कम इसीलिए इनकम टैक्स भी कम। और इनकम टैक्स कितने से कम? 10 का 30% यानी 3। तो टैक्स में बेनिफिट कितना मिला आपको इस खर्चे की वजह से? 3 का। तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी हो गई? 7। तो आपका नेट परसेंटेज कितना हो गया? 7/100 यानी 7%, ना कि 10%। ये बात समझ आई क्या? सर ये सब छोड़ो, फॉर्मूला लिखवा दो, लॉजिक मत बताओ। ठीक है, फॉर्मूला देख लो पहले। तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन, आपने कितना अमाउंट लिया था या आपको कितना अमाउंट वापस करना है, या कितना अमाउंट लिया था वो देख लो। अमाउंट कितना लिया था, नेट आपके हाथ में कितना आया? नेट प्रोसीड ऑफ इशू, जो भी आपने इशू किया होगा। मान लो आपने डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर आपने इशू किया 100 का, तो आपके हाथ में कितने आए? 100। चलो देखो तो इंटरेस्ट रेट कितना था? 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड कितना आया? 100। सो 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 0.30। ये यहीं पे लिख देता हूँ ना, 0.30। तो कितना बचा यहाँ पे? 1 माइनस 0.30 यानी 0.7 इंटू 10 यानी 7/100। तो ये आ गया 7%। हमने भी कितना निकाला था? 7। डायरेक्ट फॉर्मूला से आ गया क्या? सर ये नेट प्रोसीड क्या है? नेट प्रोसीड यानी आपने जिस सोर्सेस से पैसा रेस किया ना, उस सोर्सेस से पैसा रेस करने के बाद आपके हाथ में नेट कितना आ रहा है? आपके हाथ में नेट कितना आ रहा है? यस और नो? तो वो हो गया नेट प्रोसीड।
ये बात समझ में आई? क्लियर है? डन। सर मान लो डिबेंचर इशू किया 100 का, लेकिन डिबेंचर इशू करने के लिए 2% ब्रोकरेज लगा, तो नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा यहां पे? 98। यहां पे कितना आ जाएगा? 98। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 7/98। ये आ जाएगी 7.14%। बरोबर ना? क्लियर कि नहीं? आपने डिबेंचर इशू किया, आपने पैसा उधार लिया 100, लेकिन आपके हाथ में कट कुटा के आया 98, क्योंकि डिबेंचर इशू करने के लिए अंडर राइटर्स ने कमीशन लिया था, बैंक वालों ने प्रोसेसिंग फीस ली थी, ब्रोकर दलाल ने उसका परसेंटेज काटा था। तो आपने डिबेंचर इशू किया 100 का, आपके हाथ में नेट प्रोसीड आया 98, तो आपको जो 7 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है वो 100 पे नहीं है, 98 पे है। तो देखो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ गई 7% से, कितनी हो गई? 7.14%। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जितने इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे जैसे ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ते जाएगी। यस और नो? देखो 7 से 7.14 हो गई। वही अगर मैं बात करूं कि पूरा का पूरा मेरे हाथ में आया तो 100 रहेगा नेट प्रोसीड। यस और नो? देख लो। नेट प्रोसीड के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? क्लियर है? लिखा बेटा सभी ने? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार सबसे पहले पूछो। सिंपल था बेटा एकदम। चलो आगे। उसके बाद लिखेंगे आप लोग A2 कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। आप आगे आगे के पेज पे लिखना, बरोबर? एक बच्ची ने बोला सर लास्ट एग्जांपल दोबारा बता दो। जी हाँ मुन्ना, बिल्कुल इजी है, ध्यान दे। जैसे मैंने लोन लिया 100 का, मेरे हाथ में नेट कितना आया? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, आय कितना था? 10%, टैक्स रेट था 30%, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया? 10। एक्सपेंसेस, इस इंटरेस्ट की वजह से खर्चा बढ़ा, प्रॉफिट कम तो टैक्स कम। कितने से टैक्स कम? 3 से। सो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है 10 की, लेकिन टैक्स बेनिफिट मिला 3 का, तो मेरी नेट कॉस्ट है 7। ये 100 पे 7% है। बट ये ऐसा निकालने से अच्छा मेरे पास फॉर्मूला है ना, ये पूरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वे ये फॉर्मूला यूज कर लो, गेम ओवर। सो मेरे साथ साथ बोलो, इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। भारती, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? उसके बाद लिखेंगे सब लोग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। A2 लिखो, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डिबेंचर्स डेट बॉन्ड। ऑल क्लियर? चल बेटा आगे प्लीज अच्छे से ध्यान देना, यहां से इंपॉर्टेंट है सारा, एग्जाम में यही आता है मुन्ना, तो लिखो फटाफट से। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बेसिकली यहां पे देखा जाए तो दो मेथड है, एक है फॉर्मूला मेथड, लिखो फॉर्मूला मेथड, और दूसरी है IRR मेथड। IRR क्या होता है? लिख लो IRR, लिख लो ऊपर कहीं तो मार्जिन में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस वी विल डिस्कस इन कैपिटल बजटिंग टॉपिक। ये हम लोग कहां पे डिस्कस करेंगे? कैपिटल बजटिंग टॉपिक में। यहां नहीं देखना है, तो हम लोगों को यहां पे कौन सी मेथड देखना है? ये। आप लोग कहां पे खड़े हो? यहां पे, बरोबर है? फॉर्मूला मेथड। आ जाओ अच्छे से ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट की बात चल रही है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट मतलब इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी फिक्स है, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है,
डेट ऑफ मैच्योरिटी। समझ जाना कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही बता रहा हूं। डेट ऑफ मैच्योरिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। डेट ऑफ मैच्योरिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। लिखो, आ जाओ, बड़े हम लोग आगे। लिखा बेटा सभी ने? चलो आगे प्लीज एक बार फटाफट से अंगूठा दिखा दो। जो भी बच्चे अपसेंट रहे होंगे ना बेचारे, उनके लिए तो सीरियसली आने वाले 8 दिन तक बहुत तकलीफ हो जाएगी रे। प्लीज मिस मत करो कोई भी पार्ट, फास्ट फॉरवर्ड मत करो। डन? लिख लिया बेटा सभी ने? प्लीज सेमी यस और नो। डन? अब मैं निकालने वाला हूं बेटा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, मतलब यहां पे रिडीमेबल डिबेंचर्स और डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। बट कौन सा डेट? जिसकी रिडम्पशन की तारीख आज तय है, मुझे पता है मैच्योर कब होने वाला है, मुझे पता है कि इसका पैसा वापस कब करने वाला है, वापस कब करना पड़ेगा। यस और नो? तो अच्छे से ध्यान दे दो। अब मैं फॉर्मूला मेथड से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा। अब आप लिखोगे नीचे, ये हम लोग कहां पे देखेंगे? IRR अभी नहीं देखना है, ये देखेंगे कैपिटल बजटिंग टॉपिक के अंदर में, बरोबर। तो फॉर्मूला मेथड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला लिखो, केडी। कौन सा? रिडमेबल। अभी इसके पहले जो देखा था वो कौन सा था? केडी इरिडमेबल। अभी जो मैं बता रहा हूं केडी रिडमेबल। अभी जो देखा था केडी कौन सा था? इरिडमेबल, जिसकी मैच्योरिटी डेट आज फिक्स नहीं है, राइट। अब मैं बताने जा रहा हूं केडी रिडमेबल, रिडमेबल डेट। लिखो इसकी भी कॉस्ट, आई इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। ओ हो, इतना बड़ा फॉर्मूला सर? जी हाँ, आओ इसका लॉजिक समझ लेते एक बार, है ना। अच्छे से ध्यान देना। फॉर्मूला लिख लिया सभी ने? तो केडी इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। ये नीचे में हमने क्या लिया? ये नीचे में हमने लिया हुआ है एवरेज ऑफ रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड। रिडम्पशन वैल्यू क्या है बेटा? रिडम्पशन वैल्यू, ये आरवी क्या है? रिडम्पशन वैल्यू। मैंने आज एक डिबेंचर इशू किया, फ्यूचर में उसका रिडम्पशन करना है और रिडम्पशन होने वाला है 10% प्रीमियम पे। डिबेंचर था 100 का, रिडम्पशन होने वाला है आपको समझाने के लिए 10% प्रीमियम पे। तो बोलो रिडम्पशन वैल्यू कितना हो गया? 110। मैंने लोन लिया 100 का, लेकिन फ्यूचर में मुझे रिडीम करना है एट 10% प्रीमियम, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो 100 था वो प्रिंसिपल अमाउंट मुझे कितना वापस करना है बेटा? 110। तो रिडम्पशन वैल्यू, रिडमेबल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, रिडमेबल वैल्यू आरवी लिखा सभी ने? डन। एनपी क्या है? एनपी तो मालूम ही ना सभी को, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड आपके हाथ में कितना आ रहा है सारे चार्जेस कट कुटा के? एन क्या रहेगा? एन नंबर ऑफ ईयर्स। कंपनी ने आपको समझाने के लिए एग्जांपल डिबेंचर इशू किया 5 साल के लिए, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया? 5 ईयर्स, राइट। ये तो आप लोगों को पता ही है। ये है आपका टैक्स रेट, लिखते जाओ। ये है आपका इंटरेस्ट, बरोबर है। इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। फॉर्मूला लिखा सभी ने? डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया? एवरेज ऑफ आरवी एंड एनपी, बरोबर। अब मुझे एक बात बताओ, अगेन लॉजिक सेम है। जब भी आप कहीं से पैसा रेज करते हो तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है,
चलो इसका लॉजिक बता देता हूं, अच्छे से ध्यान देना। ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, है ना, ये केडी है ना, ये केडी है, प्लीज ध्यान देना। तो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, इंटरेस्ट। ये तो कॉस्ट लगने ही वाला है, ये तो कॉस्ट मिनिमम इतना तो लगने ही वाला है। ये इंटरेस्ट है ना, इतना कॉस्ट तो लगेगा ही ना। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स बोलते हैं उसको। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, टैक्स बेनिफिट की वजह से मेरी कॉस्ट कम हो जाती है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। ये कॉस्ट तो लगने ही वाला है। तो सर ये आपने ये कौन सी कॉस्ट ऐड कर दी? अरे बाबा, हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं? ऊपर में आपकी कॉस्ट, नीचे में उसका नेट प्रोसीड, कॉस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बरोबर है ना। ऊपर में कॉस्ट, नीचे में नेट प्रोसीड। यहां पे डेट की बात चल रही थी, तो ऊपर डेट के लिए कॉस्ट क्या क्या लगती है? इंटरेस्ट। सर ये कौन सी कॉस्ट ले ली आपने? प्लस, ये प्लस किया ना मैंने, ये कौन सी कॉस्ट है? अब आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से सब लोग, देख रहे बेटा, आ जाओ। तो केडी, ये तो कॉस्ट लगेगी, आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी। ये कौन सी कॉस्ट है आपकी? इंटरेस्ट कॉस्ट। प्लस, अब ये कौन सी कॉस्ट है? रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन। ये कौन सी कॉस्ट है? ये भी एक कॉस्ट ही है। सर कॉस्ट कैसे, जरा बताना तो। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैंने 100 रुपीज के डिबेंचर इशू किए, उनका रिडम्पशन होने वाला है, आपको समझाने के लिए, उनका रिडम्पशन होने वाला है 5% प्रीमियम पे। 100 रुपीज के डिबेंचर इशू किए, उनका रिडम्पशन होने वाला है 5% प्रीमियम पे। बताओ तो मैं कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूं उनको, बोलो फटाफट से। 100 रुपीज के डिबेंचर्स इशू किए, उनको मैं देने वाला हूं 5% प्रीमियम। बोलो कितना एक्स्ट्रा देने वाला हूं, बोलो। 5 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा। 100 रुपीज के डिबेंचर्स थे, प्रीमियम पे रिडम्पशन होने वाला है 5% प्रीमियम पे, कितना एक्स्ट्रा देने वाला बेटा? 5 रुपीज। यस और नो? तो 5 ही तो मेरी कॉस्ट हो गई ना। मतलब उन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी दो, उन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी दो, उन डिबेंचर होल्डर्स को एक्स्ट्रा भी दो। और एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूं? 5। एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूं? 5। जी हाँ मानसी, मिताली, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूं? 5। और थोड़ा सा एग्जांपल को कॉम्प्लिकेट करता हूं, मुन्ना ध्यान देना। मान लो एक डिबेंचर मैंने इशू किया, आज डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू, उसकी फेस वैल्यू है 100, लेकिन मेरे हाथ में नेट प्रोसीड, ब्रोकरेज वगैरह लग गया, ब्रोकरेज लग गया 5 रुपए का, मेरे हाथ में नेट प्रोसीड आई 95। और मुझे आपको समझाने के लिए 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स मेरी रिडम्पशन वैल्यू कितनी है बेटा? मेरी रिडम्पशन वैल्यू है एट 5% प्रीमियम, एट 5% प्रीमियम। बोलो रिडम्पशन वैल्यू कितनी रहेगी? 105। ये 5% प्रीमियम फेस वैल्यू पे आएगा, नेट प्रोसीड पे नहीं। प्रीमियम और डिस्काउंट और डिविडेंड जो भी आता है वो आपका सब फेस वैल्यू पे आता है। फेस वैल्यू 100 थी ना, 100 का डिबेंचर इशू किया, साला ब्रोकर था, अंडर राइटर्स थे, बैंकर था, इन सभी ने पैसे कट कर लिए और मेरे हाथ में नेट प्रोसीड कितना आया? 95। 95 के बदले मुझे वापस कितना करना है? 105। 95 के बदले मुझे वापस कितना करना है? 105। जरा बता दो तो बेटा, मेरा यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है? देयरफॉर कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट और कितनी आ गई? 10। ये 10 क्या सिर्फ 1 साल की है? करे ये 10 क्या सिर्फ 1 साल की है? नो, ये 1 साल की कॉस्ट नहीं है, ये तो 5 साल की कॉस्ट है। इसीलिए ये 10 इज फॉर 5 ईयर। बताओ तो, मुझे केडी पर एनम निकालना है ना, मुझे पर एनम निकालना है। सो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे इसको? डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय एन, 5 ईयर्स। तो देखो तो जरा, हर साल का कितना आ गया? ₹2 पर एनम। ये आपने ₹2 कैसे निकाला बेटा? ये 10 कैसे आया? आरवी माइनस एनपी, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स एन। देखो तो डिवाइडेड बाय एन किया क्या मैंने? अरे समझ में आया क्या? यस और नो?
तो इसीलिए ये भी कॉस्ट आ गया। ये कौन सी कॉस्ट है आपकी? एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? एक्स्ट्रा कॉस्ट। चलो सर, ये दो कॉस्ट लग गई इस बार। इंटरेस्ट कॉस्ट भी है और रिडम्पशन हमें पता है कब होने वाला है, और रिडम्पशन के लिए अगर एक्स्ट्रा देना है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग गई। तो ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। लेकिन नीचे सर आपने डिवाइडेड बाय ये आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 क्यों किया? आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। सर आपने इन दोनों का एवरेज क्यों लिया? एवरेज तो लेना ही पड़ेगा ना बेटा। मुझे एक बात बताओ, ये जो भी कॉस्ट लग रही है, ये जो भी कॉस्ट लग रही है, ये देखो तो, ये कॉस्ट लग रही है प्लस ये कॉस्ट लग रही है, ये जो दोनों कॉस्ट लग रही है, ये और ये दोनों कॉस्ट किसके ऊपर लग रही है बेटा? ये दोनों कॉस्ट किसके ऊपर लग रही है जरा बताओ तो? ये दोनों कॉस्ट किसके ऊपर लग रही है? एनीबॉडी? सर जो आप फंड्स यूज कर रहे हो उसके ऊपर लग रही है। मैं कितने फंड्स यूज कर रहा हूं जरा बताना तो? मैं फंड्स कितने यूज कर रहा हूं यहां पे इसी एग्जांपल में? मैं फंड्स कितने यूज कर रहा हूं? कोई मुझे देख के बता सकता है क्या मैं फंड्स कितने यूज कर रहा हूं? बोलो बोलो, फंड्स में कितने यूज कर रहा हूं? बोल मुन्ना। सर आप 95 यूज कर रहे हो। नेट प्रोसीड 95 था ना, तो 95 के ऊपर ये कॉस्ट लगनी चाहिए थी। आपने एवरेज क्यों लिया? गलत, 95 नहीं यूज कर रहा हूं। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा अच्छे से। ये फर्स्ट ईयर है, ये देख तो, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। फर्स्ट ईयर में कितना नेट प्रोसीड आया बेटा मेरे पास? 95। एक साल खत्म हो गया, मुझे कितना एक्स्ट्रा देना है बेटा? 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना है। हर साल पर एनम कितना एक्स्ट्रा देना है? 2 रुपए। अगले साल कितना मैं कर रहा हूं? 97। उसके बाद कितना और एक्स्ट्रा देना है? और 2, 99। और 2, 101। और 2, 103। और 2, 105। तो मुझे 105 देना है। यहाँ पे ये नंबर्स ऐसे लिखता हूं, एक सेकेंड ना। ये नंबर्स जो है ना, ये नंबर्स ऐसे नहीं, ये नंबर्स ऐसे आएंगे। एक सेकंड ध्यान देना। ये आज इकोनॉमिक्स में आज यानी 0, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। देखो तो जरा, तो हर साल मुझे एक्स्ट्रा, मुझे मालूम है ना आज ही कि मुझे फ्यूचर में 105 वापस करना है। सो 95 हाथ में आया, वापस करना है 105। हर साल मेरी 2-2 रुपए की कॉस्ट बढ़ रही है। बढ़ाओ 2-2 रुपए से, +2 +2, यही है ना वो, +2 +2 +2। तो देखो हर साल मेरी 2-2 रुपए से बढ़ गई। पर फिर हमने फंड्स यूज कितने किए? इन सब का एवरेज, इन सब का एवरेज लो, एवरेज ऑफ अबव। इतने हमने फंड्स यूज किए। फंड्स यूज्ड बाय द कंपनी, इन सब का एवरेज लो। 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 105 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। और इन सब का एवरेज निकालो आप। इन सब का एवरेज आ रहा है 100। इन सब का एवरेज कितना आया? 100। यस और नो? करो, टोटल करो। आ रहा है क्या 100? 6 फिगर है ना, 6 फिगर का एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा कि नहीं? पहली कक्षा मैथ्स। अब इतना थोड़ी ना थकने वाले हैं हम लोग, इसीलिए ये सारा कैलकुलेशन मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ। डायरेक्ट आपका आंसर 100 आ जाएगा। देख लो, रिडम्पशन वैल्यू कितना है बेटा? ये है रिडम्पशन वैल्यू, ये है रिडम्पशन वैल्यू 105। नेट प्रोफिट कितना है बेटा? ये है 95। डायरेक्ट इसका एवरेज निकाल लो। डायरेक्ट आ रहा है क्या 100? डायरेक्ट 100 आ रहा है क्या? तो ये है डिनोमिनेटर। ये क्या है मालूम है क्या? एवरेज फंड्स यूज, एवरेज फंड्स यूज्ड बाय द कंपनी। तो इतने फंड के लिए मुझे इतनी कॉस्ट देनी पड़ रही है, तो यही तो मेरी कॉस्ट ऑफ डेट है। ये तो मेरी कॉस्ट ऑफ डेट है। लॉजिक बीजिक को गोली मारो, लॉजिक नहीं समझ में आया चलेगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए।
बस आपको समझाने के लिए बता रहा था डिवाइडेड बाय एवरेज क्यों किया। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को? क्लियर? लिखा सभी ने? लिखो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, ये मिस नहीं होना चाहिए कभी। डन? लॉजिक लिखना है, लिख लो ये फॉर्मूला पैदा कैसे हुआ। जब भी हम लोग फंड्स यूज करते हैं तो उसके लिए मुझे कॉस्ट देनी है। इस बारी में दो कॉस्ट है न्यूमरेटर में, एक तो जो इंटरेस्ट दे रहा हूं वो, और प्लस जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं। एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूं? फॉर एग्जांपल 95 के बदले 105 दे रहा हूं। एक्स्ट्रा कितना है? 10। ये कितने साल में? 5 साल में। हर साल कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट है? 2। इसीलिए 95 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अमोर्टाइज करना पड़ेगा ना ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। ये सोचो। तो मैंने एवरेजली कितने फंड्स यूज किए? पहले साल मैंने यूज किए 95, दूसरे साल यूज किए 97, तीसरे साल यूज किए 99, चौथे साल 101, देन 103, देन 105। इन सभी का एवरेज कितना आया? 100। तो डायरेक्ट एवरेज निकालो ना, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, ये भी तो 100 ही आ रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन में 50 साल अगर रिडेम्पशन डेट 20 साल बाद है तो ये क्या 20 साल का कैलकुलेशन करते बैठोगे? इसीलिए ऊपर वाले ने मैथ्स बनाया और ये मैथ्स का डायरेक्टली हमने इस्तेमाल किया, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। तो ये लेना क्या या इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना क्या, हर बार बिल्कुल सेम आएगा। लिख लिया बेटा सभी ने? राइट? सब लोग साथ में? डन? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार बोलो। चलो आगे। पक्का? डन? फॉर्मूला याद रहेगा? तो रिडीमेबल डेट अगर है तो उसकी कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगी? इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। आरवी माइनस एनपी अपॉन एन क्या है? आरवी माइनस एनपी अपॉन एन क्या है बेटा? ये आपका वो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम आप दे रहे हो, ये वो कॉस्ट है जो यहां पे कितनी थी? 2। आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, ये 2 आरवी बराबर है क्या? देखो आरवी माइनस एनपी 105 माइनस 95 डिवाइडेड बाय एन 5 साल। देखो ये दोनों का डिफरेंस, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, ये 2। ये और नो? नहीं बेटा भारती, एक बच्ची बोल रही सर नेट प्रोसीड मतलब अमाउंट यूज। नो, नेट प्रोसीड मतलब जिस दिन आपने इशू किया उस दिन आपके हाथ में कितना आया। तो पहले साल मैंने यूज किए 95, फिर मुझे ध्यान में आया अरे हर साल 2-2 रुपए से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो मैंने अगले साल एवरेज फंड्स यूज, अगले साल एवरेज फंड यूज, अगले साल एवरेज फंड यूज। बट ये है आपका नेट प्रोसीड, जिस दिन इशू करते हो उस दिन निकालते हैं नेट प्रोसीड। यस और नो? डन? क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? और कोई? भारती क्लियर हुआ बेटा? तो मोरल ऑफ द स्टोरी एक बार मेरे साथ साथ ये फॉर्मूला वापस रिवाइज करवा दो। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। ऑल क्लियर? फॉर्मूला याद रहेगा सभी को? इसके पहले का भी फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था? KD इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड, और रिडीमेबल डेट है तो KD इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। ये दोनों भी फॉर्मूला याद रहना चाहिए। पक्की बात? डन? अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग। इसी फॉर्मूला का एक छोटू सा एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। इफ आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी ना आपको, इफ दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट, लिखो मेरे साथ साथ, इज अलाउेबल फॉर टैक्स पर्पज, टैक्स में डिडक्टिबल अगर है, टैक्स में अगर डिडक्टिबल है
सर डिडक्टिबल है मतलब जैसे इंटरेस्ट ये टैक्स में डिडक्टिबल होता है ना, वैसे अगर ये कॉस्ट भी टैक्स में डिडक्टिबल है, जिस प्रकार से इंटरेस्ट ये टैक्स में डिडक्टिबल होता है तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ये टैक्स में डिडक्टिबल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट की वजह से टैक्स आपका कम होता है। अगर ठीक उसी प्रकार से अगर ये कॉस्ट भी डिडक्टिबल है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनटू अनदर ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। जैसे इंटरेस्ट के बाद 1 माइनस टैक्स रेट लिखा तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1 माइनस टैक्स रेट लिख देना है। तो यहाँ पे लिखो एक और फॉर्मूला एक्सटेंशन उसका, केडी इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन इंटू अनदर ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। ये है वो चीज, होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। क्लियर? लिख लो एक्सटेंशन। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आरवी माइनस एनपी ये अमोर्टाइजेबल है फॉर टैक्स पर्पज, अलावेबल है फॉर टैक्स पर्पज, डिडक्टिबल है फॉर टैक्स पर्पज, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा उस केस में, हम लोग क्या करेंगे उस केस में, इस फॉर्मूला को ऐसे यूज करेंगे। बस इतना एक नई चीज मैंने ऐड की है इसमें, इतनी बस इतनी सी, खेल खत्म, ये इतनी सी, यस और नो। और अगर टैक्स पर्पस के लिए अलाउेबल नहीं है तो जो पहले हमने लिखा था, सर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, हाँ सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आरवी माइनस एनपी या फिर जो भी आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो वो अलाउेबल है या अमोर्टाइजेबल है फॉर टैक्स पर्पस, तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज ये फॉर्मूला, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन ये फॉर्मूला, यस और नो। डन? चलो बेटा आगे, याद रहेगा सभी को, ऑल सेट, ओके। लिखो आगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बी, सबसे पहले हमने क्या लिखा था ए, अब लिखो बी, अभी हमने ए लिखा ना, अब लिखो बी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस और नो। डन? हितेश बस इतना ध्यान रख, टैक्स पर्पस के लिए अगर वो फॉर्मूला है तो बस वो आरवी माइनस एनपी अपॉन एन है ना, इसको अनदर ब्रैकेट में आगे मल्टीप्लाई कर देना 1 माइनस टैक्स रेट। डन? आ जाओ आ जाओ, बस थोड़े समय की बात है, प्लीज ध्यान देना, घाई मत करो, रिलैक्स, कंट्रोल, रिलैक्स रिलैक्स, आ जाओ। तो ये बी, बी में अगेन प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट, दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं आप सभी को मालूम है, एक है इरिडेमेबल, इरिडेमेबल, और दूसरे कौन से, लिखो जल्दी जल्दी से, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। राइट? बी, B1, B2, राइट? हाँ मुझे भी भूख लगी है, मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाया, ध्यान दे दे रहे, सब बढ़िया चलते रहता है, अचानक बीच से कुछ ना कुछ हीरो महानुभाव इंसान ऐसे महापुरुष उठ के आ जाते हैं, उस कारण से बाकी सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। प्लीज रिलैक्स, 10-15 मिनट की बात है, कंट्रोल करो मेरे लिए, 15 मिनट बाद छोड़ दूंगा, 15 मिनट, 15 मिनट्स ओनली, 15 मिनट्स, 15 मिनट में छोड़ रहा हूं। डन? आ जाओ, आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना, चलो लिखो बेटा। सो इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ मैं भी घर पे जाना है, मुझे भी मेरे बच्चे से मिलना है, बीवी से मिलना है, मुझे भी फैमिली प्लानिंग करना है, बट मैं आपके भविष्य की प्लानिंग कर रहा हूं और आप खाने की प्लानिंग कर रहे हो, राइट? तो प्लीज ध्यान दो, आ जाओ। सो लिखो फटाफट से, प्रेफरेंस शेयर्स है तो केपी लिख दूं क्या? सबसे पहले हमने बस अभी एक कैपिटल का कॉस्ट निकालना सीखा है, दूसरा कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसके लिए लिख देता हूं केपी, बहुत इजी है। इरिडेमेबल मतलब अगेन मैच्योरिटी डेट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और यहां पे रिडीमेबल है तो मैच्योरिटी डेट गिवन इन द क्वेश्चन,
या फिर मैच्योरिटी का पीरियड दिया हुआ है और टोटल पीरियड और टेन्योर कब रिडीम होगा हमें पता है, गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मैच्योरिटी डेट नहीं दिया, इरिडीमेबल है, तो बहुत इजी है फॉर्मूला, केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। अरे सेम है, कॉपी पेस्ट। अभी जो डेट का देखा था हमने, डेट में क्या था ऊपर, इंटरेस्ट। सर डेट के समय तो आपने इंटरेस्ट, ये देखो सर डेट के समय तो आपने इरिडेमेबल में इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट लिया था, तो यहां पे भी लो ना प्रेफरेंस डिविडेंड इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। अरे नलायको, विपुल शाह सर को नाम बोलूंगा आपका। प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स में अलाउेबल है क्या डिडक्शन के लिए? डेट के केस में इंटरेस्ट ये अलाउेबल एक्सपेंस है, टैक्स में डिडक्टिबल एक्सपेंस है, इसीलिए मैंने वहां पे 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया। प्रेफरेंस डिविडेंड अलाउेबल है क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड अलाउेबल है क्या? इसलिए यहां पे 1 माइनस टैक्स रेट नहीं आएगा। वाह, पीछा छोटा, टैक्स का टेंशन नहीं। यस और नो। उसके बाद सेम लॉजिक जो डेट का था, फिर से नहीं बताऊंगा लॉजिक, यहां पे भी सेम लॉजिक जो डेट का था, लाइक डेट, लॉजिक सेम रहेगा। बोलो, डेट के केस में ये था ना, रिडीमेबल का अभी निकाला था ना अपन ने, ये देखो तो, ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या? सेम फॉर्मूला, यहां पे इंटरेस्ट है, वहां पे क्या रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। खेल खत्म। लिखो केपी इज इक्वल टू, ऊपर इंटरेस्ट था ना, यहां पे क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी, एनपी नेट प्रोसीड, नाम सेम है, रिडम्पशन वैल्यू, नेट प्रोसीड, आरवी रिडम्पशन वैल्यू अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। लॉजिक बिल्कुल सेम, सेम सेम पप्पी सेम, राइट? लिखा बेटा सभी ने? सेम लॉजिक, पीडी आने क्या है ये लिख लो बस, प्रेफरेंस डिविडेंड। बाकी आरवी रिडम्पशन वैल्यू, एनपी नेट प्रोसीड, पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डन? लिखा बेटा सभी ने? फॉर्मूला याद रहने चाहिए, कल पूछने वाला हूं मुन्ना। उसके बाद लिखो सी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। इसके लिए क्या नाम दे दूं रे, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन के लिए केटी बोल दूं क्या, केटी, केटी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, केटी लिखो। बहुत इजी फॉर्मूला है। मैंने किसी से पैसा उधार लिया 100 रुपीज, और उसको 1 साल बाद मुझे टोटल देना है, इंटरेस्ट पकड़ के 110, इंटरेस्ट कितना हुआ 10 रुपीज, तो मेरी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन क्या हो गई 10। 10 या 100 के ऊपर कितना परसेंट है, बोलो ना, 10 या 100 के ऊपर कितना परसेंट है, 10%। सबसे आसान है कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। लिखो के टी इज इक्वल टू आई। अच्छा, ये जो टर्म लोन का इंटरेस्ट है, क्या ये टैक्स में अलाउेबल है क्या, डिडक्टिबल है क्या? यस, तो लिखो इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन लोन अमाउंट। खेल खत्म। आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट, ये आई क्या है, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर आपको ऐसा भी दिया रह सकता है, आई परसेंटेज में, है ना, अगर ये इंटरेस्ट रेट है तो इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। ये फॉर्मूला कब यूज करना, इफ इंटरेस्ट रेट इज गिवन, तो ये फॉर्मूला, तो हमारी केटी आ जाएगी। या फिर ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है तो उसको लोन के अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे, इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन।
इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन, यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, सिंपल है, लिख लेना। यहां पे लिख लूं क्या ऐसा, इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी यहां पे लिख लूं क्या ऐसा, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, देखो लिख रहा हूं इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट अमाउंट दिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, इंटरेस्ट रेट दिया है तो नीचे वाला फॉर्मूला। बताओ, इंटरेस्ट रेट दिया है मान लो 10% और टैक्स रेट है 30%, तो इंटरेस्ट रेट दिया है तो 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस 30%, तो 10 इन ब्रैकेट 1 माइनस 30 यानी 0.70, तो यहाँ पे 7, तो केटी कितना आ गया 7%। मान लो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अमाउंट है 10 रुपीज, 10 रुपीज इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट 30% है, और लोन का अमाउंट है 100 रुपए, तो बोलो 10 रुपीज इन ब्रैकेट 1 माइनस 30, बोलो बेटा 1 माइनस 0.30 यानी कितना आ गया 7 रुपी। ये 100 रुपी पे कितना परसेंट है, 7% है। डन, क्लियर, चलो आगे आ जाओ। सापरे बघू नंतर ते, सापरे थांबरे, आधी इकडे लक्ष दे रे। लिखा सभी ने, दोनों फॉर्मूला लिख लिया के बाद लिखो कॉस्ट ऑफ, मेरा और आप सबका फेवरेट, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्यार से केई बोलेंगे, प्यार से क्या बोलेंगे, केई। बरोबर है क्या, लास्ट, उसके बाद छुट्टी, यो आज सीमा ध्यान देना। डन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये है ना बड़ा मुश्किल काम है, आज तक भगवान के अलावा इन लोगों को कोई नहीं समझ पाया। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनकी फीलिंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स को समझना और किसी लड़की का मन समझना दोनों एक बराबर है, बहुत मुश्किल काम है। सो ये क्या चाहते हैं ये नहीं मालूम किसी को, क्या चाहते हैं ये इस ब्रह्मांड का यक्ष प्रश्न है, ये किसी को नहीं मालूम। तो तुम बताओ इनकी एक्सपेक्टेशन, वी कैनॉट since we cannot predict expectation, लिखो लिखो, of equity shareholders, then how can we calculate cost of equity? ओ हो, बड़ा मुश्किल काम है। इसके पहले हमने जो तीनों भी कैपिटल की, तीनों सोर्सेस की जो कॉस्ट कैलकुलेट की, वहां पे मुझे पता था डिबेंचर्स के केस में, डेट के केस में एक्सपेक्टेशन क्या थी रे उनकी, बताओ, फिक्स थी, इंटरेस्ट फिक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एक्सपेक्टेशन क्या थी, हाँ बोलो, प्रेफरेंस डिविडेंड, फिक्स रेट। लोन के केस में, टर्म लोन के केस में एक्सपेक्टेशन क्या थी, इंटरेस्ट, वो भी फिक्स रेट पे। ऐसा कभी होता है क्या, बैंक से लोन लिया 10% पे, बैंक बोल रही नहीं हमें तुमसे प्यार हो गया, हमें 15% चाहिए, जूता मारूंगा निकाल के, कहां से 15% दो, अपना फिक्स हुआ है। हाँ, रेपो रेट थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो आधा पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यहां पे मुझे एक्सपेक्टेशन पता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में मैं क्या करूं, मैं इनकी एक्सपेक्टेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए
Hence, to calculate cost of equity, कुछ महानुभाव लोगों ने अपनी थेरीज दी. There are few theories. प्लीज 2 मिनट ध्यान देना. theories और approaches for KE calculation. लिखो कौन कौन सी theories है. लॉट्स ऑफ theory for the cost of equity calculation. हर कोई आता है और बोलता है मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को समझ लिया, ये है मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने की थ्योरी. फिर कोई और आता है मैंने समझा, ये है मेरी थ्योरी. फिर कोई और आता है मैंने भी समझा. लेकिन भैया तुम कितने भी आओ, हमारे छाती पे क्यों बर्डन डाल रहे हो? हमें तो हमारे सिलेबस में 4 थ्योरी मिल गई ना. इस चक्कर में साले लोग समझते ये है थ्योरी हमारी बढ़ रही है, इस कारण से मेरा एक बढ़ भी गया. पहली थ्योरी डिविडेंड प्राइस अप्रोच. मजा आ रहा है ना बच्चों? आपका जीपीएस लोकेशन ऑन करना, हर चीज के पीछे का कार्य कारण और भाव समझ रहे. ये क्यों हम लोगों को पढ़ना है ये भी समझो. बरोबर है? सिर्फ नाम लिख लो, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. दूसरी थ्योरी अर्निंग प्राइस अप्रोच. तीसरी थ्योरी रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. चौथी थ्योरी, ये तो भैया नोबेल प्राइज विजेता है, नोबेल प्राइज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. नोबेल प्राइज मिला इनको, बताऊंगा इनके बारे में भी. यस और नो? तो ये 4 थ्योरी है. डिविडेंड प्राइस का ये एक और नाम है, लिख लो. शाम तेरे कितने नाम. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और डिविडेंड कैश फ्लो मॉडल है ना. DCF या DDM डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. ये सर हर थ्योरी का एक फॉर्मूला है, कुछ अजम्पशंस है. ये सर नो? तो ये 4 थ्योरी 4 फॉर्मूलाज हम लोगों को देखना है. मुन्ना बात समझ में आई क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे पहले पूछो. सिंपल है, पक्की बात. सर अब तक तो कोई थ्योरी नहीं थी, इक्विटी शेयर्स के केस में क्यों थ्योरी आ गई? पहले तो बता दिया ना आपको इसका लॉजिक क्या है. तो इन सालों की एक्सपेक्टेशन फिक्स है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना क्या चाहते हैं कोई कह नहीं सकता. इसीलिए जहां पे कोई कुछ नहीं कह सकता वहां कुछ 1.5 होशियार लोग अपनी अपनी थ्योरीज लेके आ जाते हैं. यस और नो? ऑल सेट? प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी एफएसएम के अंदर में पढ़ा रहा हूं, दिल जान दिल दिमाग और डीएनए लगा के पढ़ा रहा हूं. ये सारे लॉजिक सारे फॉर्मूला प्लीज अच्छे से ध्यान रखना. एफएसएम के एग्जाम में 90+ सिक्योर करना ही है, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं. सिर्फ पासिंग के हिसाब से पढ़ाना रहता था तो अभी तक के एफएम का सिलेबस खत्म हो गया रहता. राइट? हर चीज के पीछे की वजह लिखवा के दे रहा हूं. आप लोग फेयर नोट्स मेंटेन कर रहे हो. इसके पहले के जो भी टॉपिक हो गए सभी टॉपिक की आपने फेयर नोट्स मेंटेन किए, और कुछ समय गया नहीं है अभी भी. आज तक जो हुआ बोनस, आज से 0 से भी स्टार्ट किया तो पूरा सिलेबस आपका 2 से 3 बार हो जाता है. तो ध्यान रखना है चीज. राइट? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, सी यू ऑल टुमारो.